हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर। जहां आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि हमारा हिंदी जो भाषा वाली इकाई है उसी से संबंधित है। तो यूनिकोड और कंप्यूटर और देवनागरी लिपि से संबंधित जो सुविधाएं और सॉफ्टवेयर हैं, इससे संबंधित हमें कुछ बिंदुओं पर बात करनी थी। तो आज हम उसी को यहाँ पर लेकर आए हैं। तो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का ये टॉपिक चल रहा है हमारा। तो इसके संदर्भ में अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी भी जैसे कि आपने देखा कि एनटीए नेट का एग्ज़ाम अभी आगे बढ़ा दिया गया है, समय अभी उसका कोई निर्धारित नहीं है, कब हो कब ना हो, कोविड की स्थिति को देखते हुए। तो परीक्षा जो हमारी ये भी 26 मई जो प्रस्तावित की गई थी, तो हमें नहीं लगता कि ये 26 मई को हो पाएगी। तो इसलिए आपके पास समय भी है। अगर आप अच्छे से ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स को करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। सिर्फ 999 फीस है, ज़्यादा कुछ फीस भी नहीं है। तो इसमें हम आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से सभी सिलेबस को कवर करा रहे हैं। तो नेट जेआरएफ से जो भी परीक्षार्थी संबंधित है, नेट जेआरएफ के अगर अभी भी समय है उनके पास, उनकी तैयारी कहीं ना कहीं अगर अधूरी है, तो हमारे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेट जेआरएफ से संबंधित भी क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट है। तो आप मुझे अगर कोई भी किसी भी कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है तो इन नंबर्स पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का 2021 का जो प्रथम प्रश्न पत्र का है, वो भी हमारा कोर्स बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सिर्फ 500 उसकी फ़ीस है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं, इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय भी हम तक पहुँचाइएगा। हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री पीडीएफ्स के लिए। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जो भी क्वेरीज हो आप वहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यूनिकोड को समझ लेते हैं। यूनिकोड क्या है, फिर आएंगे कंप्यूटर और देवनागरी लिपि से संबंधित जो सुविधाएं और सॉफ्टवेयर हैं उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो यूनिकोड को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यूनिकोड क्या होता है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही है कि यूनिकोड क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिकोड समझना क्या है, यूनिकोड क्या है, इसके बारे में अगर जानते हैं तो यूनिकोड क्या है, कोई फॉन्ट है, या कोई यूनिकोड कोई टंकण का टूल है, या यूनिकोड कोई हिंदी या भारतीय भाषाओं में टंकण करने का तरीका है। आखिर ये है क्या यूनिकोड, इसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, इसकी चर्चा आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिकोड क्या है, एक टेक्नोलॉजी मानक है। ठीक है, यूनिकोड एक टेक्नोलॉजी मानक है। यूनिकोड मानक में विश्व स्तर पर प्रचलित सभी लिपियों के वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के लिए एक यूनिक कोड प्रदान किया गया है। मतलब जो भी विश्व में भाषाएं हैं, ठीक है, उनको कंप्यूटर पर लिखने के लिए यूनिकोड के माध्यम से एक मानक और प्रत्येक लिपि के वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के लिए एक कोड प्रदान किया जाता है, वो यूनिक कोड कहलाता है। ठीक है, तो यूनिकोड की अगर हम बात करें तो प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या प्रदान करता है यूनिकोड। ठीक है, यूनिकोड क्या करता है, प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशिष्ट संख्या ये प्रदान करता है। चाहे कोई भी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म प्रोग्राम अथवा कोई भी भाषा हो, उसके लिए एक हर अक्षर के लिए एक विशेष संख्या ये प्रदान करता है। यूनिकोड मानक को एप्पल, एचपी, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरकल, सैप, सन, यूनिसिम जैसे ये जो उद्योग की प्रमुख कंपनियां हैं या इनके कई अन्य नाम ने इनको अपनाया। तो यूनिकोड जो आईएसओ या आईईसी, ठीक है, तो इसको मतलब 10/646 या आईएसओ आईईसी, इसको ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ठीक है, 10646 ये क्या है, आईएसओ या आईईसी, जिसको क्या बोलते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है यूनिकोड में। ठीक है, ये आईएसओ और आईईसी 10646 ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है यूनिकोड में। और ये क्या करता है, संचालन प्रणालियों, यानी जो कई संचालन प्रणालियां हैं सभी आधुनिक ब्राउजर और कई अन्य उत्पादों से जो उपलब्ध होती हैं उनसे ये संबंधित है। तो यूनिकोड का जो 10.0 वर्जन आया, ठीक है, इसमें कुल 136 यानी कि 690 वर्गों को, यानी कि 1,36,690
वर्णों को इसमें जोड़ा गया। 139 स्क्रिप्ट हैं इसमें और 1,36,690 वर्णों को इसमें जोड़ा गया यूनिकोड के 10.0 वर्जन में। ठीक है, तो भारतीय भाषाओं के लिए यूनिकोड एनकोडिंग के लिए UTF-8 का प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, भारतीय भाषाओं में यूनिकोड के लिए हम किस कोड का प्रयोग करते हैं? UTF-8 नाम का एक कोड होता है, इस कोड का हम प्रयोग करते हैं भारतीय भाषाओं के यानी कि इनकोडिंग के लिए, UTF-8। ठीक है, अब यूनिकोड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अगर हम इसकी बात करें तो इस यूनिकोड का प्रयोग क्यों करते हैं? तो यूनिकोड मानक सर्विक कैरेक्टर इनकोडिंग मानक है और जिसका प्रयोग कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए टेक्स्ट के रूप में के निरूपण के लिए किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर पर एकरूपता के लिए एकमात्र विकल्प कैरेक्टर इनकोडिंग के लिए एक यूनिकोड होता है। और इसमें क्या करते हैं? इसमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर अंग्रेजी की तरह सरलता से 100% कार्य किया जा सकता है। ठीक है, यानी अगर किसी भाषा में, जैसे हम मानते हैं कि इंग्लिश में कार्य करना आसान है कंप्यूटर पर, तो यूनिकोड के माध्यम से हम भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर अंग्रेजी की तरह ही हम कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर पर हिंदी में सभी कार्य जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, ईमेल, वेबसाइट निर्माण आदि के जो कार्य किए जा सकते हैं कंप्यूटर पर, हम हिंदी भाषा में भी कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में फाइलों को आसानी से आदान प्रदान करना, हिंदी की वर्ड पर गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन पर सर्च भी कर सकते हैं। तो ये सारा किससे संभव हो पाता है? हमारा यूनिकोड के माध्यम से ये सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। सॉरी। तो राजभाषा विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एन्कोडिंग की एक रूपता को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्रीय कार्यालयों को कंप्यूटर में यूनिकोड प्रणाली, एन्कोडिंग प्रणाली और यूनिकोड समर्थित ओपन टाइप फॉन्ट का प्रयोग करने का निर्देश दिया है। तो और लेकिन कहते हैं कंप्यूटर परिचालन से संबंधित छोटी छोटी जानकारी के अभाव में कई केंद्रीय कार्यालय इस निःशुल्क सुविधा की जगह विभिन्न प्रकार के फॉन्ट या बहुभाषी सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग कर देते हैं, और जिससे क्या होता है? सूचना हस्तांतरण में तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब किसी भी आप कार्यालय पे जाएंगे तो वहाँ क्या होता है? एक कोड होता है कि आप इसी कोड पर आप काम करेंगे। ठीक है, जैसे आप सुनते होंगे परीक्षा की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसके लिए कुर्तदेव फॉन्ट में हिंदी टाइपिंग कराते हैं, है ना। तो ये कैसे क्या है? एक फॉन्ट हो जाता है, वो एक कोड प्रणाली निर्धारित कर देते हैं। अलग अलग करने से क्या होता है? विभिन्न प्रकार की अलग अलग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस कारण हिंदी की फाइलों को अंग्रेजी की तरह आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आदान प्रदान हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विभिन्न ब्राउजर का हम प्रयोग कर लेते हैं, फॉन्ट का प्रयोग कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर लेते हैं। तो हिंदी का जो टेक्स्ट है या पार्ट है उसको दूसरे सॉफ्टवेयर में जोड़ने, या जिसको हम कॉपी पेस्ट कहते हैं, में समस्या आती है। जैसे इंग्लिश को हम इधर आसानी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हिंदी के फॉन्ट को हम आसानी से कॉपी पेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस समस्या आती है। तो कहते हैं तो सभी मंत्रालय एवं अधीनस्थ कार्यालय, उपक्रम, सरकारी बैंक केवल यूनिकोड समर्थित फॉन्ट और यूनिकोड एनकोडिंग के अनुरूप सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि उन्होंने एक निर्धारण कर दिया कि सभी जो सरकारी अधीनस्थ कार्यालय हैं या सरकारी बैंक लेवल के जो भी उपक्रम हैं, कार्यालय हैं, उनमें क्या किया जाएगा? यूनिकोड समर्थित फॉन्ट और यूनिकोड एनकोडिंग के अनुरूप सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग किया जाएगा। और यूनिकोड एनकोडिंग को इंस्टॉल यूज करना बहुत आसान होता है, जिसकी जानकारी हमें राजभाषा के विभाग की जो ये साइट है, इस साइट पर हमको इसकी जानकारी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकती है, अगर आप ज़्यादा जानकारी इसके विषय में चाहते हैं। ठीक है, हिंदी इटैली टूल्स पर .nic.in पर आपको मिल जाएगी। तो यूनिकोड का महत्व क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो यूनिकोड का महत्व आज के समय में क्यों है? तो एक ही दस्तावेज में अनेक भाषाओं के टेक्स्ट लिखे जा सकते हैं यूनिकोड के माध्यम से। किसी सॉफ्टवेयर उत्पाद का एक ही संस्करण में पूरे विश्व में सॉफ्टवेयर को चलाया जा सकता है। कोई भी सॉफ्टवेयर उत्पाद है एक ही संस्करण से पूरे विश्व में चला सकते हैं, यानी क्षेत्रीय बाजारों के लिए अलग संस्करण निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसी यूनिकोड से हम उसको बना सकते हैं। तो अगर ये तो बात हो गई यूनिकोड क्या है, उसका प्रयोग क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, बात अब करते हैं देवनागरी भाषा में यूनिकोड की बात करें तो किस तरह से यूज होती है देवनागरी, जिसमें हमारी हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। तो उसके यूनिकोड की अगर हम बात करते हैं तो देवनागरी यूनिकोड की जो रेंज होती है 0900 से 097F तक होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 09FF से
0900 से 097F तक यूनिकोड की रेंज होती है देवनागरी में। ये दोनों शाखाएं कैसी होती हैं? षोडशाधारी होती हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, षोडशाधारी होती हैं। यानी छ, त्रा और ज्ञा के लिए इसमें अलग से कोड नहीं है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिए। यूनिकोड देवनागरी में छ, त्रा या ज्ञा, ये जो संयुक्त व्यंजन है, इनके लिए कोई अलग से कोड नहीं है। इन्हें संयुक्त वर्ण मानकर अन्य संयुक्त वर्णों की भांति इनका अलग से कोई कोड नहीं दिया गया है, ये संयुक्त वर्ण है। और इस रेंज में बहुत से ऐसे वर्ण के लिए भी कोड दिए गए हैं जो सामान्यतः देवनागरी लिपि में नहीं होते, यानी कि किंतु मराठी, सिंधी और मलयालम आदि को देवनागरी में सम्यक ढंग से लिखने के लिए आवश्यक होता है। तो और नुक्ता के लिए अनेक अलग से कोड दे दिया गया है इसमें, ठीक है। जो नुक्ता अक्षर होते हैं उनको, उन अक्षरों का यूनिकोड दृष्टि दो प्रकार से लिखा जाता है। नुक्ता अक्षर कैसे लिखे जाते हैं? जैसे 1 बाइट यूनिकोड के रूप में या 2 बाइट यूनिकोड के रूप में नुक्ता अक्षरों को हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे जा को हमें जा के बाद नुक्ता ऐसे ये बनाना है, ठीक है। तो टाइप करके लिखा भी ऐसे भी टाइप करके इसको हम लिख सकते हैं। नुक्ता अक्षर में अगर इसको लिखना है तो जा को लिखने के बाद हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या कहा जाएगा? नुक्ता अक्षर, ठीक है। अब ये UTF जो इसका देवनागरी का कोड है, इसकी अगर हम बात कर रहे थे तो देवनागरी का जो यूनिकोड है वो क्या है? अभी हमने पढ़ा था कि UTF है, ठीक है। देवनागरी का कोड हमने पढ़ा था ना कि UTF है। तो अब ये UTF 8 और UTF 16 और UTF 32 ये है क्या? ठीक है। तो यूनिकोड का मतलब होता है कि सभी लिपि चिन्हों की आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम एक मानकीकृत कोड, ठीक है। एक ऐसा कोड जो सभी लिपियों की आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम हो, वो यूनिकोड कहलाता है। तो पहले मतलब भारत में क्या हुआ, पहले सोचा गया कि केवल मतलब अपने यानी देवनागरी में सोचा गया कि 16 बिट के माध्यम से ही दुनिया के सभी लिपि चिन्हों के लिए अलग अलग कोड प्रदान किए जा सकेंगे। तो इसलिए UTF 16 बना, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद UTF यानी 32 कर दिया गया, अर्थात इस समय दुनिया का कोई संकेत नहीं जिसे 32 बिट के कोड में कहीं ना कहीं जगह ना मिली हो। यानी कि पहले तो हुआ कि पहले 8 में किया गया कि इसमें ही सारी भाषाएं आ जाएंगी, मतलब फिर 16 किया गया कि यानी 16 बिट किया गया कि इससे सारी दुनिया की भाषाओं को इसके अंदर हम कर लेंगे, सारे कोड प्रदान कर देंगे। लेकिन अगर जब उसके बाद लास्ट में क्या बनाया गया, UTF 32 बना गया। तो कहते हैं UTF 32 एक ऐसा कोड है जिसमें दुनिया की कोई भी भाषा का ऐसा कोई संकेत नहीं है जो UTF 32 के अंदर हमको ना मिल जाए। तो 3 कोड के यूनिकोड के 3 रूप प्रचलित हैं, कौन कौन सा? UTF 8, UTF 16 और UTF 32। तो ऐसे याद कर सकते हैं, इसका डबल जस्ट 8, 8 दूना 16, दूनी 32, ठीक है। पहले 8 हुआ, फिर उसका डबल किया गया, फिर 16, 16 का डबल 32 किया गया, ठीक है। इनमें अंतर क्या है? मान लीजिए आपके पास 10 पेज का कोई टेक्स्ट है, तीनों में क्या अंतर है, कैसे समझ सकते हैं? मतलब बताते हैं, जैसे कोई आपके पास 10 पेज का कोई टेक्स्ट है जिसमें रोमन, देवनागरी, अरबी, गणित के चिन्ह आदि बहुत कुछ है, तो इन चिन्हों के यूनिकोड को अलग अलग लिखना होगा हमें। और ध्यान देने वाली बात यह है कि संकेतों के मतलब 32 बिट के यूनिकोड में शुरू से शून्य ही शून्य है, जैसे अंग्रेजी के संकेतों के लिए होते हैं। तो यदि शुरुआती शून्य को हटा दिया जाए तो केवल 8 बिट के द्वारा भी निरूपित किया जा सकता है और कहीं कोई भ्रम या कॉम्प्लिकेटेड स्थिति नहीं होगी। तो इसी तरह जो रूसी, अरबी और हिब्रू मतलब ऐसे अनेक भाषाएं हैं जिनके कोड होते हैं कि उनको क्या करते हैं, शून्य को छोड़ देने पर प्राय उन्हें 16 बिट और 2 बाइट से निरूपित किया जा सकता है। जो देवनागरी लिपि है, जापानी और चीनी आदि को आरंभिक शून्य हटाने के बाद प्राय 24 बिट से यानी 3 बाइट से निरूपित किया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। देवनागरी को किसमें करते हैं? 24 बिट या 3 बाइट में। एक बाइट कितने का होता है? 8 बिट का होता है। तो यानी कि 24 बिट 1 बाइट 1 बिट का होता है, 8 बिट का होता है। तो 3 बाइट का मतलब 24 बिट हो गया। तो देवनागरी लिपि को 24 बिट या 3 बाइट में निरूपित करते हैं। किंतु बहुत से संकेत होते हैं जिनमें आरंभिक शून्य नहीं होते हैं और उन्हें निरूपित करने के लिए 4 बाइट लगेगी, ठीक है। तो इसलिए UTF 8 में एनकोडिंग करने से UTF 16 की अपेक्षा कम बिट्स लगते हैं। तो इसके अलावा बहुत से पुराने सिस्टम 16 बिट को हैंडल करने में अक्षम थे, तो इसलिए केवल 8 बिट के साथ काम कर सकते थे और इस कारण UTF 8 को अधिक अपनाया गया। इसका अधिक प्रयोग होता आता है। और UTF 16 और UTF 32 के पक्ष में अच्छाई एक बात यह है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर 32 बिट या 62 बिट का जो हो गया है, इस कारण UTF 8 की फाइलों को
प्रोसेस करने में UTF-16 और UTF-32 वाली फाइल की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हमारी UTF जो यूनिकोड क्या है ही देवनागरी का, UTF-8 और UTF-16 और UTF-32 तीन तरह के हमारे कोड यूनिकोड देवनागरी में प्रचलित हैं। ठीक है, कंप्यूटर में हिंदी में कार्य करने के लिए तीन तरह के कीबोर्ड के विकल्प होते हैं। एक इंस्क्रिप्ट विकल्प होता है, एक रेमिंगटन होता है, एक फोनोटिक होता है। ये तीन तरह के विकल्प हमें कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि में यूनिकोड की विशेषताओं की बात करें तो देवनागरी यूनिकोड की परास रेंज हमने बताया कि 0900 से 097F तक है और दोनों खोडकधारी संख्याएं हैं। ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, और इसके लिए नुक्ता वाले वर्णों को हमने बताया कि ऐसे इनको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यूनिकोड के लिए चिन्हों की बात करें तो कुछ इस तरह से चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं यूनिकोड में, जैसे आ ई उ लिखा हुआ है तो U+090X करके ये ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं। ये सारे कोड दे रखे हैं यूनिकोड देवनागरी कोड के, ये चिन्ह दे रखे हैं कि टा ठा डा ढा अणा या माया के लिए U+U92X होगा, U+ ऐसे करके इन सभी बिंदुओं के आप यहाँ पर कोड दे सकते हैं। तो UTF-8, UTF-16 और UTF-32 ये सारी चीज़ें हैं। यूनिकोड का मतलब सभी लिपि चिन्हों की आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम एक समान मानकीकृत कोड, यही हमारा यूनिकोड कहलाता है कि एक ऐसा कोड जो सभी लिपि चिन्हों की आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम हो, एक समान मानकीकृत कोड हो। इसलिए ये कोड बने। सबसे पहले सोचा गया था कि 16 बिट के माध्यम से दुनिया की सभी लिपि बन जाएंगी, लेकिन तो बाद में भी 32 बिट कर दिया गया, इसलिए 16 के बाद 32 को जगह मिली। ठीक है, तो इस तरह यूनिकोड के जो हमने बताए तीन ये चीज़ें प्रचलित हैं, इन तीनों को हमने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यूनिकोड के लाभ क्या हो सकते हैं, तो एक रूपता होती है इसमें। कार्यालय के सभी कार्य कंप्यूटर पर आसानी से हो सकते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, ईमेल। हिंदी में बनी फाइलें आसानी से आदान प्रदान कर सकते हैं। हिंदी की कीवर्ड पर गूगल या किसी अन्य पे सर्च भी कर सकते हैं, है ना। तो कंप्यूटर में हिंदी में कार्य करने के लिए कौन कौन से कीबोर्ड ले सकते हैं हम, तो उसके लिए हमें इनस्क्रिप्ट स्टैंडर्डाइज्ड बाई DOE 86 में इसका प्रयोग कर सकते हैं, रेमिंगटन का कर सकते हैं और फोनोटिक यानी विजुअल फोनोटिक लेआउट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इनस्क्रिप्ट टिंकर बोर्ड के लिए तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट और यूनिकोड का प्रयोग और लाभ और इंटरनेट की साक्षरता की बात करें तो इंटरनेट के माध्यम से यानी कि विभिन्न प्रकार के इंटरनेट के जरिए ईमेल, वाणिज्यिक ई शासन आदि संभव है। इसलिए इंटरनेट पर एक वेबसाइट के द्वारा विचारों और गतिविधियों को प्रकाशित करते हैं और दुनिया की कोई भी जानकारी इंटरनेट पर लगभग हम बिना खर्चे के प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यूनिकोड का प्रयोग करके और इंटरनेट पर हिंदी की साक्षरता बढ़ाने के लिए बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। अब अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स की बात हम कर रहे थे कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका हमें प्रयोग यहाँ पर करना है। ठीक है, यानी कि कुछ कंप्यूटर और देवनागरी लिपि से संबंधित कुछ सुविधाएं और सॉफ्टवेयर की अगर हमें बात करनी थी तो हम उनकी जब बात करते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो मतलब जो चीज़ें हैं जिनसे हम हिंदी में जिनमें हम प्रयोग करते हैं। टंकण कर सकते हैं, टंकण के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। टंकण से टंकण मतलब टाइपिंग। भारतीय भाषाओं की कीबोर्ड 3 रूप से वर्गों में विभाजित अभी हमने पढ़ा, इंस्क्रिप्ट, फोनोटिक और टाइपराइटर। ठीक है, इसके माध्यम से हम टाइपिंग कर सकते हैं हिंदी में। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड क्या होता है, नियमित टंकण यानी टाइपिंग करने वाले व्यक्ति भारतीय भाषाओं में टंकण के लिए पूर्व प्रचलित रेमिंगटन कीबोर्ड के स्थान पर भारत सरकार द्वारा मानकीकृत इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और CDAC द्वारा विकसित इनस्क्रिप्ट इंडियन स्क्रिप्ट का लघु रूप भारतीय लिपियों का मानक कीबोर्ड है। तो CDAC द्वारा विकसित है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनस्क्रिप्ट जो है वो CDAC द्वारा विकसित है और भारतीय लिपियों का एक मानक कीबोर्ड है। और देवनागरी, बंगाली, गुजराती, गुरमुखी, कन्नड़ और मलयालम, उड़िया, तमिल और तेलुगु यानी 12 भारतीय लिपियों का मानक कीबोर्ड है। कौन सा, इनस्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद इनस्क्रिप्ट लेआउट में भारतीय लिपियों के सभी यूनिकोड और मानकीकृत चिन्हों को सम्मिलित किया जाता है। कुछ इस तरह से ये दिखता है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस कीबोर्ड के ध्वन्यात्मक वर्णक्रम गुण के कारण एक व्यक्ति जो किसी एक लिपि में इनस्क्रिप्ट टाइपिंग जानता हो वो सभी भारतीय लिपियों में टाइप कर सकता है, ये इसका फायदा है। और आउट भारत का यानी इनस्क्रिप्ट लेआउट भारत सरकार का एक मानक कीबोर्ड होने के कारण
सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट से पहले ही मतलब मौजूद होता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब पहले से मौजूद होता है सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये इनस्क्रिप्ट क्या है, लेआउट भारत सरकार का एक मानक कीबोर्ड है, ठीक है। और सामान्यतः मंगल फॉन्ट आप जानते होंगे ना, मंगल यूनिकोड आधारित एक फॉन्ट मानक है और फॉन्ट में ही टाइप करता है, ठीक है। ये सामान्यतः मंगल में मतलब जो इनस्क्रिप्ट लेआउट फॉन्ट है ये मंगल फॉन्ट है, ये यूनिकोड आधारित मानक फॉन्ट में टाइप करता है। और इनस्क्रिप्ट सर्वाधिक गति वाली टाइपिंग है और आमतौर पर एक वर्ण के लिए एक कुंजी होने से समय कम लगता है और अशुद्धियाँ भी इसमें कम होती हैं, ठीक है। और ये क्या करता है कि वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित है और इसमें सभी स्वर बाईं तरफ होते हैं, यानी यहाँ पर होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो इस साइड होते हैं, दाईं तरफ होते हैं। और इसे याद करना सरल है। संयुक्त अक्षरों के लिए भी अलग से कुंजी इसमें दे रखी है। टंकर सीखना भी इसमें सरल है, मात्र हफ्ते भर में आप सीख सकते हैं। किसी भी टैबलेट, पीसी या मोबाइल फ़ोन के आधार पर इसको इसमें आप आसानी से सीख सकते हैं। विंडोज़ आधारित कंप्यूटर इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड सक्रिय करने की प्रक्रिया क्या होती है, कुछ इस तरह से आप इस पर जाएंगे और ऐसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करके वहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फोनोटिक कीबोर्ड क्या होता है, जो व्यक्ति हिंदी टाइप सीखे बिना हिंदी में टाइप करना चाहते हैं वो फोनोटिक कीबोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यानी हिंदी टाइपिंग आपको नहीं आती है, हिंदी में टाइप करना चाहते हैं, उसमें आप इस फोनोटिक कीबोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस कीबोर्ड के माध्यम से रोमन लिपि से में टाइप किए गए शब्दों को उनकी ध्वनि के अनुरूप देवनागरी या किसी अन्य भारतीय भाषा में स्क्रीन पर हम ला सकते हैं, ठीक है। यानी एक लिप में टंकित शब्द को दूसरी लिप में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को लिप्यांतरण यानी ट्रांसलिटरेशन कहा जाता है। ट्रांसलेट करना, यहाँ स्पष्ट करना मतलब ये अनुवाद नहीं करता, ये क्या करता है, एक लिप में लिखे गए शब्द को उसकी ध्वनि के आधार पर दूसरे लिप में परिवर्तित करता है। ये क्या कहलाता है, फोनोटिक कहलाता है, ठीक है। जैसे मंगल यूनिकोड आधारित फॉन्ट में टाइप करता है, ठीक है। और उदाहरण के लिए अगर हम कह सकते हैं इंडियन रोमन लिप अंग्रेजी को फोनोटिक कीबोर्ड के माध्यम से लिखने पर ये इंडियन देवनागरी लिप हिंदी के रूप में हमें मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट और इंडियन लैंग्वेज इनपुट टूल की अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात कर रहे थे तो ये क्या है, ये टूल 9 भारतीय भाषाओं में लिप्यांतरण की सुविधा प्रदान करता है। और ये टूल बेहद सरल और उपयोगी और प्रभावशाली है और ये ऑफलाइन टूल है जिसे निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं आप इस लिंक से, ठीक है। उसके बाद गूगल इनपुट टूल है। गूगल इनपुट टूल ये क्या करता है, ये टूल भारतीय भाषाओं सहित विश्व की लगभग 80 भाषाओं में लिप्यांतरण की इसमें यानी कि सुविधा ये प्रदान करता है, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिकोड का टॉपिक जो हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें ये टॉपिक जो हमने यहाँ पर लिया। और यूनिकोड और कंप्यूटर से संबंधित जो देवनागरी लिपि से संबंधित सुविधाएं और सॉफ्टवेयर थी इससे संबंधित ये टॉपिक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अपनी राय। अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर, थैंक यू।